आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डिफेक्ट वाला पोर्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में डिफरेंस, ग्लास को हम सूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं, कैसे आप किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को अमोर्फस के अंदर बदल सकते हो। तो ये सारा सेक्शन हम इससे पहले कवर कर चुके हैं। तो आज हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। तो देखो, अपने सिलेबस के अंदर यहाँ पर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल क्या है, क्लोज पैकिंग दे रखी है। अब ऐसे समझ के हम चलेंगे यहाँ पर कि 1 डायमेंशनल क्या होता है, पहले तो हम वही समझ लेते हैं। तो देखो, साथ साथ मैं बताती चली जाऊंगी ताकि हमें 1 डायमेंशन का कॉमन लाइफ में भी पता चल जाए। तो 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि मान लिया मैंने इस बोर्ड के ऊपर एक लाइन लगा दी तो ये 1 डायमेंशनल होगी, क्योंकि इसकी सिर्फ क्या है, लंबाई है, ना तो इसकी चौड़ाई है और ना ही इसकी ऊंचाई है, नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, आपका 1 डायमेंशनल कोई भी चीज हो गई। अब हम सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अब देखो, मैंने एक लाइन इस तरीके से लगाई थी, वहीं पर ही अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करूं तो 2 डायमेंशनल क्या हो जाएगा। ये बोर्ड कैसा लग रहा है आपको, ये बोर्ड एक 2 डायमेंशनल है, या फिर हम कॉपी पे लिखते हैं तो वो 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि जब आप अक्षर लिखते हो, मैंने ए लिखा तो इस ए की क्या है, कुछ ऊंचाई भी है और कुछ ना कुछ इसने लेंथ भी कवर कर रखी है, तो यानी 2 डायमेंशनल हो गया। मतलब कि जब हम एक्स एंड वाई एक्सिस को देकर चलते हैं तो वो 2 डायमेंशनल चीज हो जाती है। नहीं समझ में आया तो सिंपल से देखेंगे। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है कि मान लिया कि यहाँ पर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो मैंने जो ये पार्टिकल्स थे उनको इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर रख दिया, तो ये कहलाती है 1 डायमेंशनल पैकिंग। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप बीच में से कोई भी एक पार्टिकल जो बॉल की तरह दिखाई दे रहा है, इसको उठा लो और ये देखो कि ये साइड वाले कितनी बॉल्स को टच कर रहा है, तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर ये सेंटर वाली बॉल एक तो इसको टच कर रही है और एक इसको टच कर रही है, यानी कि 1 डायमेंशनल पैकिंग के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 हमेशा। तो 1 डायमेंशन में कैसा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की, तो 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग होती है 2 तरीके से। कैसे, मौसमी सबने देखी है ना, जूस पीने जाते हैं कि जूस वाले मौसमी को कभी तो बड़े अच्छे से जचा के रखते हैं। जैसे 2 डायमेंशन में देखो, मान लिया पहले आपने मौसमी ली और उनको इस तरीके से हमने एक लाइन के अंदर लगा दिया। अब क्या पॉसिबिलिटी है, या तो क्या करोगे, आप दूसरी लाइन जो मौसमी की लगाओगे एक के ऊपर एक रखोगे, बिल्कुल जो जैसे नीचे रखा हुआ था बिल्कुल उसके ऊपर ही क्या रखोगे, आप ऐसे दूसरा रखोगे। ठीक है, मैंने दूसरा रख दिया। अब तीसरी लाइन और लगाओगे और इसके ऊपर भी हमने क्या रख दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली एक मौसमी के ऊपर हम दूसरी मौसमी रखते जा रहे हैं, यानी कि पार्टिकल्स रखते जा रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर बात करी तो हमने इस तरीके से पैकिंग कर दी, सारी लाइनें आपको एक जैसी दिखाई दे रही हैं। अब बॉक्स में क्या होता है, 2 वर्ड्स और लिखे मिलते हैं। एक आपको लिखा मिलेगा ए टाइप की पैकिंग, एक आपको लिखा मिलेगा ए बी टाइप की पैकिंग। इस तरीके से ना कुछ वर्ड्स लिखे मिलेंगे आपको जब आप बुक पढ़ोगे। डॉट डॉट का मतलब है कि आगे रिपीट कर रहा है। तो जब एक ही जैसे पार्टिकल्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ए टाइप की पैकिंग। मतलब यहाँ पे देखो, पहली लाइन बिल्कुल एक जैसी है, उसके ऊपर दूसरी लाइन देखो बिल्कुल उसकी जैसी है, थर्ड लाइन में पैकिंग, यानी कि जो रखे हुए हैं पार्टिकल्स बिल्कुल एक ही तरीके से रखे हुए हैं, यानी हमने अरेंजमेंट को नहीं छेड़ा। तो इस टाइप की पैकिंग को हम बोलते हैं ए टाइप की पैकिंग। ठीक है, अब देखो, या तो आप इस तरीके से रखोगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आपने मौसमी ली, फिर से ले ली भाई, पार्टिकल्स के अंदर रखना था, रख दिया हमने इस तरीके से। अब हम क्या करें, यहाँ पर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में हम रख रहे हैं, तो मान लिया मैंने एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, यानी अब क्या कर रहे हैं, 2 मौसमी के बीच में रख रहे हैं। ऐसी रखी जाती है ना ज्यादातर, ताकि वो गिरे ना, हमने इस तरीके से रख दिया। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, मैं चेक कर लूं जरा, दिख रहा है भाई। ठीक है, अब आपने ये ए लाइन रखी, बी लाइन के बिल्कुल, यानी कि जो नेक्स्ट लेयर थी क्या बिल्कुल वैसे ही रखी, नहीं रखी ना, तो इस टाइप की हमने बोल दिया कि नेक्स्ट लाइन हमने अलग अरेंजमेंट में रखी, तो मैंने उसको बी बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद बी के बाद जो लाइन आएगी बिल्कुल वैसे ही रखनी है जैसे सबसे पहले वाली लाइन थी, तो मैंने इस तरीके से रख दिया। देखो है ना नीचे वाले की जैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली।
तो यानी किस तरीके की होगी, अब ए वाला तरीका रिपीट हो गया ना, तो यानी कैसी पैकिंग हो रही है, ऊपर तो चल रही थी ए टाइप की, नीचे कौन सी होगी ए बी ए टाइप की, इसके बाद अगली बी लाइन रखूंगी इनके बीच में, फिर ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। ठीक है, अब यानी 2 डायमेंशनल के अंदर हमारे पास 2 टाइप की पैकिंग होती है, मार्क लगा के लिख लो। एक होती है यहां पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कौन सी होगी, जो ए टाइप की है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसी होती है, ये होती है आपकी ए टाइप की। दूसरी होती है हमारे पास में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो नीचे वाली है। सेकेंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसी होती है हमारी, ए बी टाइप की होती है। और 1 डायमेंशन में कैसी पैकिंग होती है, ए टाइप की होती है। सारे एक जैसे रखे हैं, दूसरी तो लाइन ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो ऊपर वाली है आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये कौन सी है, स्क्वायर वाली, और नीचे वाली है आपकी हेक्सागोनल वाली क्लोज पैकिंग। ओके, आई एम राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर में किसी एक पार्टिकल को पकड़ो, ये मैंने पकड़ लिया ना मैंने। अब देखो ये कितने के साथ में टच कर रहा है, ये सेंटर वाला पार्टिकल था, तो यहां पर ये टच कर रहा है, एक तो इस वाली बॉल को, एक इधर इसको, एक इधर और एक इधर, 4 को ही टच कर रहा है ना। यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 4 होता है। ठीक है, जबकि हेक्सागोनल में देखो मैंने ये वाला बीच वाला पार्टिकल ले लिया, ले लेते हैं हम इसको, कितने के साथ टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी हेक्सागोनल के अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। तो यानी कि 1 डायमेंशन के अंदर क्लोज कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 हो जाएगा, 2 डायमेंशन में स्क्वायर वाले के अंदर 4 और हेक्सागोनल के अंदर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, ये सारी चीजें होगी हमारे पास में। अब आती है 3 डायमेंशन की। 3 डायमेंशन के स्ट्रक्चर में हम हो जाते हैं कंफ्यूज, तो हम उसके डायरेक्ट रिजल्ट्स याद करेंगे, क्योंकि हमसे हम एग्जाम में फिगर देकर नहीं पूछेगा, वैसे मैं बता दूंगी कि किस टाइप की उसके अंदर पैकिंग होती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, हम आ जाते हैं 3rd टाइप की क्लोज पैकिंग के ऊपर, है ना। हाँ, उसका डायरेक्ट ही देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम उसके। आप 3 हमें यहाँ पर याद करने होते हैं, जो आपको कई बार एबीसी टाइप की पैकिंग भी लिखी हुई मिलेगी। तो एबीसी होती है आपकी 3 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग। ओके, अब देखो जरा यहाँ पर भी अब देखो 3 डायमेंशन की जब मैं बात करूंगी तो हमें 3 टाइप के लेटेस हम यहाँ पर पढ़ते हैं 3 डायमेंशन के अंदर। तो 3 डायमेंशन के अंदर हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्या होता है, जब जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड हम पढ़ते हैं बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसके अंदर 8 कॉर्नर्स पर और एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है पार्टिकल। फिर आता है एफसीसी, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसी को ही हम एचसीपी भी बोल देते हैं और सीसीपी भी बोल देते हैं। अभी हमारे समझने के लिए सिर्फ हम इतना याद रखेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी यही होता है, एचसीपी हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग भी होता है, सीसीपी होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग आपकी। ठीक है, यह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एचसीपी। ओके, ठीक है, तो ये 3 टाइप की होगी। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और एचसीपी एफसीसी या फिर सीसीपी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 12 होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 डायमेंशन की कोऑर्डिनेशन नंबर्स हो गए। ओके, तो यहां से तो हमने देख लिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद में टॉपिक शुरू होता है डिफेक्ट्स वाला, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट है। या फिर हाँ, एक चीज और आती है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो भी इसके साथ में ही कर लेते हैं हम। तो देखो 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं। फिर वॉइड्स होते क्या हैं, सबसे पहली बात तो वॉइड्स होती है खाली स्पेस। जैसे मैंने इस तरीके से जब पार्टिकल्स को रखा था, मान लिया मैंने इसके ऊपर ही रख दिया इन पार्टिकल्स को, तो बीच में जो खाली जगह बचती है ना, यही हमारे क्या कहलाते हैं, वॉइड्स कहलाते हैं। अब मान लिया आपने सेब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, मौसमी लगा दी, उसके ऊपर एक लेयर लगा दी, बीच में खाली जगह बचेगी ना, वो वॉइड कहलाते हैं। अब जो वॉइड्स होते हैं ये होते हैं 2 टाइप के। एक होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड,
सेकेंड होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अपने काम की चीज ये है कि जितने भी हमने 3 टाइप के लैटिस हम पढ़ते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड एफसीसी हम पढ़ते हैं। तो जितने एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी क्यूबिक के अंदर होते हैं, मान लिया एफसीसी है, एफसीसी के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होते हैं, तो जितने एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर सिंपल क्यूबिक के अंदर एक है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल, निकालते हैं ना कि 8 कॉर्नर्स पर है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल पार्टिकल 1 बना हमारे पास, तो उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना होगा, 1 होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा ऑक्टाहेड्रल के कितने होते हैं, 2 गुने, यानी अगर सिंपल क्यूबिक के अंदर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो 2 क्या होंगे, हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते हैं, क्योंकि 8 तो कॉर्नर वाले हो गए, एक बॉडी के सेंटर वाला, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो टोटल पार्टिकल बचा 1, और सेंटर वाले का कितना होता है कंट्रीब्यूशन 1, तो यानी अगर बॉडी सेंटर के अंदर 2 पार्टिकल्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 2 ही होंगे, बट टेट्राहेड्रल क्या हो जाएंगे, उसके 2 गुने हो जाएंगे। ऐसे ही एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, तो टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब कैसे हमें दिखाई देते हैं, जब मैंने इस तरीके की स्क्वायर पैकिंग करी, यानी कि जब 4 पार्टिकल्स को रखने से जो बीच में खाली जगह क्रिएट होती है वो बनाता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। 6 पार्टिकल्स को रखो और फिर जो जगह क्रिएट होगी वो कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल। अब कैसे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ही आ जाते हैं, या पहले वॉइड्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि मान लिया कि मैंने 3 बॉल ऐसे रख दी, 1 2 3 रख दी, 3 बॉल इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। एक बॉल इसके ऊपर रख दो इस तरीके से, कैसे, मैंने रख दी, ठीक है, या अब आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास कुछ बॉल्स वगैरह है नहीं असल में। 3 बॉल मैंने ऐसे रखी, एक उसके ऊपर रख दी, 3 बॉल रखी, एक उसके ऊपर रख दी, तो पीछे वाली जगह जो खाली जगह में दिखाई देगी ना, यहां से तो ढक दिया, पीछे वाली साइड कुछ खाली दिखाई देगा ना हमें जगह, तो वो क्या बनता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल में हम क्या करते हैं, 3 बॉल्स आपने इस तरीके से रख दी, ठीक है, ये मैंने 3 रख दी। अब इसके ऊपर रखना शुरू करेंगे। मान लिया कि एक बॉल मैंने यहां पर रख दी, 1 2 3 बॉल मैंने रख दी। अब क्या करेंगे, 3 ऐसे रखी ना, अब 3 इस तरीके से रखेंगे, 1 2 और 3। अलग कलर चौक से बताती हूँ, नहीं विजिबल हो रहा होगा। तो मान लिया कि 3 बॉल्स अगर मैंने ये इस तरीके से रखी, तो अब बाकी की 3 में इस तरीके से रखूंगी। ये तो ढक रही हैं, 2 3, ठीक है। अब के सही बनाएंगे, एक बॉल हमने यहाँ पे रख दी, एक बॉल मैंने यहाँ पे रख दी, और एक बॉल यहाँ पे रख दी। अब देखो बीच में कुछ छोटा सा दिखाई दे रहा है खाली, इसको भी कलर चौक से बना देते हैं ताकि हमें विजिबल हो जाए। देखो बीच में एक छुटकू सी जगह दिख रही है, इतनी सी, ये है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी जो बीच में बच रहा है। मतलब आपने 3 बॉल रख दी एक प्लेन के अंदर, फिर 3 उसके ऊपर इस तरीके से फिक्स करके रख लो ताकि वो फूल सा बन जाए, और वहां पर बीच में जो खाली जगह बचेगी वो कहलाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अच्छा, तो मेन यहाँ से अपना जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है। यहाँ से हमारे पास में न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दिए जाएंगे और उससे आपके पास में कंपाउंड का फॉर्मूला पूछा जाएगा, वो हम करेंगे अभी, ठीक है। मतलब कि न्यूमेरिकल्स का सेशन पूरा अलग से ले लेंगे। एक यहाँ पर आता है डेंसिटी का फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन करने हैं। तो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Z मल्टीप्लाई में M A क्यूब इंटू में N नॉट। अब रो तो क्या है आपकी, यहाँ पर ये है डेंसिटी, रो होती है डेंसिटी, Z होते हैं आपके एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये भी दिखा जाता है कि अगर ऑक्टाहेड्रल को Z लिख रहे हो तो टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे, 2Z, यानी कि इसके 2 गुने हो जाएंगे। M होता है यहाँ पर आपका मॉलिक्यूलर मास, A होती है यहाँ पर हमारी एज लेंथ, और N नॉट आपका होता है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा,
एवोगैड्रो नंबर। तो इस फॉर्मूले के बेस पे भी हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स में पिकोमीटर लिखा हुआ मिलेगा, एज लेंथ पिकोमीटर में मिलेगी, और पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -12 मीटर के बराबर। क्या न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर इन सारे के सारे सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम करेंगे यहाँ पर डिफेक्ट्स। अब देखो, अगर मैं डिफेक्ट्स वाले टॉपिक की बात करूं तो डिफेक्ट कैसे आता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। पहला तो क्वेश्चन यही है हमारे पास में कि अब ये लाइट क्यों भाग गई। ओके चलो, स्टिल विल कंटिन्यू। हमारे पास बात आ जाती है डिफेक्ट की। अब ये डिफेक्ट क्या है और कैसे आते हैं, टेबल में ड्रॉ करूंगी यहाँ पर कि अगर डिफेक्ट है हमारा तो देखो डिफेक्ट आता कैसे है। पहला क्वेश्चन ये है, तो जब भी आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो यानी किसी भी चीज के क्रिस्टल बनाते हो, तो अगर बहुत ज्यादा फास्ट क्रिस्टलाइजेशन कर देते हो, यानी कि देखो क्रिस्टल्स किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल को बनने में 1 घंटा लगता है, किसी को 2 घंटा, किसी को 1 दिन भी लग जाते हैं क्रिस्टल्स को तैयार होने में, किसी में 2 घंटे भी लग जाते हैं। एक तो आप उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दे रहे हो, एक आपने ठंडा पानी डाल दिया उसको एकदम से ठंडा कर दिया। तो यानी कि जब हम क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर छेड़छाड़ करते हैं तब भी क्या आ जाता है, डिफेक्ट। तो पहला रीजन होता है डिफेक्ट के आने का फास्ट क्रिस्टलाइजेशन, कि आपने क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस को क्या करा दिया, यहां पर फास्ट करा दिया। ठीक है, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा, बाहर से आपने खुद ने कोई इम्प्योरिटी डाल दी उसके अंदर। ठीक है, हमसे भी तो इम्प्योरिटी डाल सकती है। ओके, फास्ट क्रिस्टलाइजेशन हो गया, इम्प्योरिटी। और तीसरा रीजन होता है हीटिंग। जब हम किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से भी क्या आ सकता है, डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, अब अपने सिलेबस के अंदर जो डिफेक्ट है वो 2 टाइप के दे रखे हैं। तो डिफेक्ट दे रखे हैं हमारे पास, एक तो दे रखा है पॉइंट डिफेक्ट और एक दे रखे हैं हमारे पास में लाइन डिफेक्ट। दोनों का मतलब क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट होगा, मान लिया कि अगर मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा तो ये आपके पास में मैंने आपका कोई क्रिस्टल बना दिया। पॉइंट डिफेक्ट में तो क्या है कि क्रिस्टल में से मान लिया कोई एक पार्टिकल वहां से गायब हो गया या फिर कोई एक एक्स्ट्रा पार्टिकल वहां पे बीच में आ गया, तो उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। यानी पूरे क्रिस्टल में एक आधा पार्टिकल क्या है तो गायब हो गया, फिर कहीं से आ गया है, या फिर अपनी जगह छोड़कर बीच में चला गया है। अपनी ये जगह थी ना इन सबके पार्टिकल्स की, ये अपनी जगह छोड़ के बीच में आ जाए तो वो भी क्या कोज कर देता है, डिफेक्ट कोज कर देता है। लाइन डिफेक्ट में क्या है कि मान लिया कि आपकी कोई पूरी की पूरी लाइन ही क्या हो जाए, उस क्रिस्टल में से गायब हो जाए, या फिर पूरी की पूरी लाइन ही ऐड हो जाए, तो वो क्या कोज करेगा, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट अपने सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ने हैं पॉइंट डिफेक्ट। ओके, पॉइंट डिफेक्ट हम पढ़ेंगे और पॉइंट डिफेक्ट को करने के लिए भी हमें क्या कर लेते हैं, टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट डिफेक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर 2 टाइप के, एक स्ट्राइकोमेट्रिक और एक नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक। मतलब पहले टेबुलर फॉर्म ही देख लेते हैं कि अगर आपका पॉइंट डिफेक्ट है तो पॉइंट डिफेक्ट हमें पढ़ने हैं 2 टाइप की। एक है आपका स्ट्राइकोमेट्रिक, क्या है हमारे पास में, स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट है हमारे पास में एक तो, और एक होते हैं हमारे पास में, थोड़ा नीचे बना लेती हूँ क्योंकि पूरा डिवीजन ही समझा दूंगी। दूसरा है यहाँ पर नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है कि जब कंपाउंड जो आप है आपका, मतलब कि क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्या होगा, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, NaCl एक कंपाउंड है, अगर उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होता, मान लिया NaCl का पहले भी फॉर्मूला ये था और डिफेक्ट आने के बाद भी NaCl का फॉर्मूला यही रह रहा है, तो वो कहलाता है स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी जब कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज ना हो तो दैट इज नोन एज स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट का ही दूसरा नाम होता है क्या, एक होता है इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी हम इसी को बोलते हैं, और दूसरा नाम होता है, हम इसको थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलेंगे और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलेंगे। नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक में कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो जाता है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट भी हम इसको बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक हो गया, वो इंट्रिंसिक हो गया। अब स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट भी आपका 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स के अंदर आ सकता है। मतलब देखो ये मैंने बता दिया, ये A टाइप हो गया, ये B टाइप हो गया। स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट अब आपका आएगा एक तो नॉन आयनिक सॉलिड्स के अंदर और दूसरा आएगा आपका आयनिक सॉलिड्स के अंदर, ये हमें स्टडी करने हैं। फिर नॉन आयनिक के 2 टाइप होते हैं आगे,
एक तो होता है वैकेंसी डिफेक्ट आता है नॉन आयनिक के अंदर, और एक हमें पढ़ना होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या है आपका? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। अच्छा, आयनिक के अंदर फिर हमें दो टाइप पढ़ने हैं, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा होगा ना। अच्छा, स्ट्राइकोमेट्रिक पढ़ लिया, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक। अब मैं एक एक को डिस्कस करूंगी, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में ही चलेंगे, चिंता मत करो। तो सबसे पहले है अपना स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अपने दो टाइप थे। पहला हमने देखा कि आयनिक के अंदर, ये पहले नॉन आयनिक देख लेते हैं। तो नॉन आयनिक के अंदर हमारा आ जाता है, देखो नॉन आयनिक के अंदर एक है आपका वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब दोनों में फर्क क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट, मान लिया कि मैंने ये कोई इस तरीके का लैटिस बनाया, लैटिस में सारे पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे होने चाहिए थे, यहां से कोई एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर बाहर चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट। जब कोई पार्टिकल अपनी जगह छोड़ देता है या फिर वैकेंट साइड क्रिएट कर देता है, मतलब अपनी जगह छोड़कर जाएगा तभी वहां पे वैकेंसी क्रिएट होएगी, तो उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा पॉइंट आता है डेंसिटी का, कोई चीज यहाँ से चली गई है तो वहां पर क्या होगी? डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। सो वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर आपकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, डेंसिटी विल डिक्रीज। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई बाहर से कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आपके क्रिस्टल के लैटिस के अंदर आ जाए, ये बाहर से आ गया पार्टिकल, तो वहां पर क्या होगा? आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ जाएगा। इंटरस्टिशियल में क्या होगा? जब कोई फॉरेन पार्टिकल आपका बाहर से आ जाए और क्रिस्टल लैटिस के बीच में अपनी जगह को क्या कर ले? ऑक्यूपाई कर ले। बाहर से कोई आ रहा है तो आपकी डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात। ये तो हो गए हमारे नॉन आयनिक के। अब उसके बाद आते हैं आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं। यहां से मेन क्वेश्चन हमारा आता है। तो आयनिक के अंदर हमें दो टाइप के डिफेक्ट पढ़ने हैं यहाँ पर। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्कॉटकी डिफेक्ट, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? फ्रेंकल डिफेक्ट। मेन क्वेश्चन जो यहां से आपका आएगा, तो जो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, डिफरेंस के फॉर्म में बताऊंगी कि दोनों किसके अंदर होते हैं? आपके आयनिक सॉलिड्स के अंदर होते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर आगे। स्कॉटकी में एस से स्पेलिंग शुरू होती है ना, तो यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे, स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट होता है जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाएं। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होगा आपका? मान लिया मैंने कोई क्रिस्टल बनवाया, यहाँ पर मान लिया NaCl था, मैं जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ, मैंने नहीं बोला कि स्कॉटकी डिफेक्ट NaCl के अंदर ही होता है, वैसे NaCl के अंदर भी होता है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर क्या होगा? अब NaCl के अंदर सोडियम क्या है? कैटायन है पॉजिटिव चार्ज वाला, और Cl क्या है? एनायन है। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर एक सोडियम जाएगा तो एक क्लोरीन भी जाएगा, मतलब कि स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर मान लो यहाँ पे सोडियम था, ये चला गया, और यहाँ पे क्लोरीन था, दोनों ने अपनी जगह छोड़ के यहाँ से चले गए। तो स्कॉटकी डिफेक्ट आता है जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिस हो जाए अपनी लैटिस साइड से। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, तो वो क्या बनाता है? हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या? दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी कि सोडियम क्लोराइड के अंदर डिफेक्ट होगा, AgCl के अंदर नहीं, सोडियम क्लोराइड, KCl हो गया, इन सब के अंदर आपका क्या सा डिफेक्ट होता है? स्कॉटकी डिफेक्ट, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। दूसरा, यहाँ पर क्या होना चाहिए स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर? कैटायन और एनायन के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए साइज में। क्या नहीं होना चाहिए? कैटायन और एनायन के बीच में साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे क्या है? आपके पास ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर कैटायन और एनायन के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता साइज का। दूसरा, स्कॉटकी डिफेक्ट वो कंपाउंड्स दिखाते हैं जिनका क्या होता है? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जिनका क्या होगा? आपका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा।
अगर यहाँ से कोई चीज मिस हो रही है तो स्कोटकी डिफेक्ट के अंदर डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपका कोई केटायन एनायन अपनी जगह छोड़कर नहीं जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कोई क्या होगा, कोई भी केटायन और एनायन तो अपनी जगह छोड़ के जा नहीं रहा, सिर्फ क्या होगा वो बीच में आ जाएगा। ठीक है। मान लिया कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये पॉइंट्स बना रखे थे, इन्होंने क्या होगा, कोई एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के, मतलब देखो मान लिया ये वाला पहले यहाँ पे प्रेजेंट था, इसने अपनी ये वाली जगह छोड़ के यहाँ बीच में घुस गया, इसको क्या है, कुदक फुदक करने की आदत है हमारे पास, यानी क्या होगा, फ्रेंकल डिफेक्ट में कोई एक पार्टिकल, मतलब कि कोई एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर कहां पर आ जाएगा, लैटिस के बीच में आ जाएगा। ठीक है। ओके, लैटिस छोड़ के कहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा हमारा, तो हो गया फ्रेंकल डिफेक्ट। यानी फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर अगर कोई एक पार्टिकल अपनी जगह छोड़कर बीच में आ रहा है तो यहाँ पर क्या होता है, कैटायन और एनायन का साइज बराबर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, फ्रेंकल डिफेक्ट किनके अंदर देखने को हमें मिलता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है, लार्ज डिफरेंस होता है साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन के बीच में, और जो छोटे वाला होगा कैटायन या एनायन में से वो अपनी जगह छोड़कर कहां पर आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, डी ब्लॉक में हो गया, लार्ज डिफरेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंकल डिफेक्ट की मेन खासियत कि डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट होता है जिसके अंदर डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सो दैट इज कौन सा हो जाएगा आपका, फ्रेंकल डिफेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका NaCl आ जाएगा, KCl आ जाएगा, लिथियम क्लोराइड आ जाएगा, तो इन सब के अंदर होता है स्कॉटकी डिफेक्ट। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट किसके अंदर होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी जैसे AgCl हो गया, AgBr हो गया, इन सब के अंदर कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है हमें, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब एक और मेन क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर स्कॉटकी और फ्रेंकल दोनों देखने को मिलता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड आपका फ्रेंकल और स्कॉटकी दोनों टाइप के क्या दिखाता है, डिफेक्ट दिखाता है। तो ये हो गया हमारा फ्रेंकल और स्कॉटकी के बीच में डिफरेंस हो गया। हमने पढ़ लिया स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट, वैकेंसी इंटरस्टिशियल हो गया आपका नॉन आयनिक सॉलिड के अंदर, आयनिक के अंदर हो गया फ्रेंकल और स्कॉटकी। फ्रेंकल में क्या होगा, जो भी छोटा होगा अपनी जगह छोड़कर बीच में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, स्कॉटकी में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपनी जगह से मिस हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर आपका आता है यहाँ पर नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट, वहां से क्वेश्चन आता है एफ सेंटर के ऊपर, अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है एफ सेंटर। चलो जी, अच्छा अब हम आगे नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के ऊपर। तो नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट आपके यहां पर हमें 3 की वजह से पढ़ने हैं। पहला, फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना, तो पहला रीजन क्या हो सकता है इसका, मेटल एक्सिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन। समझाऊंगी क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन। एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि अब देखो वहां तो कैटायन और एनायन का नंबर हमेशा बराबर रह रहा था। ठीक है, देखो स्कॉट के अंदर गए थे तो दोनों गए थे, फ्रेंकल के अंदर क्या हुआ था, ना तो कैटायन बाहर गया ना एनायन बाहर गया, सिर्फ छोटे वाला क्या था, बस अपनी सीट छोड़ के बीच में ही तो आया था, क्रिस्टल से बाहर तो नहीं गया था ना, तो यानी फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। बट पहला नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक के अंदर पहला केस है जब एनायन अपनी जगह छोड़कर बाहर चला जाएगा तो क्या ज्यादा हो जाएगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, यानी फॉर्मूला इफेक्ट होगा। दूसरा रीजन होता है यहाँ पर मेटल एक्सिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, यानी पहले केस में तो क्या था, एनायन ने अपनी जगह छोड़ दी थी, तो दूसरे केस के अंदर मेटल यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया क्योंकि बाहर से एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, यहाँ पे कैटायन आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा आ गया। और पहले क्यों ज्यादा हो रहा था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक बाहर चला गया था। तीसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी, मेटल डेफिशिएंसी यानी दोनों केसेस में पहले मेटल ज्यादा हो रहा था, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा था। थर्ड केस में क्या है, मेटल की कमी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब कोई कैटायन बाहर चला जाएगा। मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैटायन। ठीक है,
अब देखो भाई, क्रिस्टल तो स्टेबल बनाना है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, अगर कैटायन कोई बाहर चला गया फिर एनायन कोई बाहर चला गया, तो उनके चार्ज को बैलेंस करने के लिए किसी ना किसी और चीज को बुलाया जाएगा, सेम वो चीज तो आएगी नहीं। अब मान लिया कि आपका कोई फ्रिज या कुछ भी था वो खराब हो गया, ओरिजिनल पार्ट नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट मंगवाओगे या ऐसा कुछ उसके अंदर लगाओगे जो उसके बराबर काम नहीं करता बट अपना काम चला देगा। ठीक है, समझाती हूँ कैसे। पहला डिफेक्ट है मेटल एक्सिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन। मैंने इसका डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से कि मान लिया कि यहाँ पर क्या थे, आपके पार्टिकल्स थे। मैंने क्या बोला कि एनायन अपनी जगह छोड़ के चला गया, मान लिया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बराबर थे ना अब तक। तो पहले केस के अंदर यानी फर्स्ट वाले केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, आपका एक नेगेटिव चार्ज अपनी जगह छोड़कर यहाँ से चला गया, मतलब ये जगह क्या हो गया, फाइनली ये खाली हो गई है। अब नेगेटिव चार्ज बाहर गया, मुझे तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर करना है, तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस एनायन की जगह को ले लेगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एक एनायन के साइज के बराबर तो नहीं है, उसके मास के बराबर भी नहीं है, बट चार्ज को तो बैलेंस कर सकता है ना। अब मान लीजिए Cl नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या एक फालतू है, इलेक्ट्रॉन ही तो फालतू है ना। अगर मैं Cl नेगेटिव को हटा के एक इलेक्ट्रॉन रख दूं तो चार्ज तो बराबर हो जाएगा, बेशक मास और साइज बराबर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या बोला जाता है, सिर्फ इसी केस के अंदर जब एनायन बाहर चला जाता है तो इस वैकेंट साइट को क्या बोला जाता है, जहां पर बाद में इलेक्ट्रॉन आया था, एफ सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एफ सेंटर। एफ सेंटर कब बनता है, जब कोई एनायन अपनी जगह को छोड़कर चला जाए लैटिस में से, तो उस वैकेंट साइट को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। अब यहाँ पर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन की खासियत होती है कि जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगी ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, एक्साइट होगा और हमें क्या देगा, कलर देगा। पढ़ा है ना अपने 11th के अंदर। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो क्या होगा, एक्साइट होगा और हमें क्या करेगा, कोई ना कोई कलर दिखाएगा। जैसे अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में था ना, मान लिया कि NaCl के अंदर ये डिफेक्ट कब आता है, जब हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं। मैंने बोलता ना हीटिंग की वजह से डिफेक्ट आता है, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर ये डिफेक्ट आ जाता है और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल हमें येलो कलर दिखाता है। पोटाशियम क्लोराइड का क्रिस्टल हमें वॉयलेट कलर दिखाता है इस डिफेक्ट की वजह से, और लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल हमें पिंक कलर का डिफेक्ट दिखाता है, यानी पिंक कलर शो करता है। किस वजह से, इस डिफेक्ट की वजह से, क्योंकि वहां से कोई ना कोई एनायन चला गया, उसकी जगह किसने ले ली, इस इलेक्ट्रॉन ने। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और एब्जॉर्व करके जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, रेडिएशंस को रिलीज करेगा जो हमें कोई ना कोई कलर शो करेगी। ओके, अच्छा, ये हो गया अपना पहला रीजन। अब दूसरे केस के अंदर भी क्या है, मेटल ज्यादा हो रहा है, बट क्यों, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटल भाई साहब भी बाहर से ज्यादा आ गए। मान लिया ये स्ट्रक्चर था हमारा कुछ इस तरीके का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सारे बराबर थे। मेटल को खुराफात सूझी, बाहर से एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया, इस क्रिस्टल के अंदर आ गया। अगर बाहर से कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अभी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा, क्योंकि क्रिस्टल को हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर फिर से ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा और हमें कोई ना कोई कलर दिखाएगा। और ये जो डिफेक्ट है हमें ये दिखाई देता है जिंक ऑक्साइड के अंदर। अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपका एफ सेंटर नहीं बोलेंगे, एफ सेंटर सिर्फ कब बना था, जब एनायन अपनी जगह छोड़ के चला गया था, तो उस खाली जगह को हमने एफ सेंटर दिया बोला था, यानी फॉरबिस सेंटर बोला था, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे कलर आ रहा था। कलर यहाँ पर भी आएगा, बट यहाँ पर अब हम किसको एफ सेंटर नहीं बोलेंगे। एफ सेंटर सिर्फ पर्टिकुलर नाम दिया जाता है मेटल एक्सिस वाले केस में, जब एनायन मिसिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैटायन आया, उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन आया, वहां पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज क्या था, कम था, तो खाली जगह थी, यहाँ तो फालतू में फंसाया जा रहा है ना उसको, तो उसको एफ सेंटर नहीं बोलेंगे। तो जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट करते हो तो जिंक ऑक्साइड टूट जाता है, और आपको क्या मतलब, जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, जिंक आयंस देगा। ये क्या करता है, आपको जिंक आयंस देता है, यहाँ से O2 रिलीज होती है और क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें इक्वेशन नहीं याद करनी, बस इतना याद रखना कि जब जिंक ऑक्साइड के अंदर ये वाला डिफेक्ट आता है, इक्वेशन रहने ही दो,
तो जब जिंक ऑक्साइड के अंदर डिफेक्ट आता है तो ये हमें कैसा दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है। प्योर जिंक ऑक्साइड का कलर येलो नहीं होता, बट इस डिफेक्ट की वजह से क्या दिखता है, हमें येलो कलर का दिखाई देता है। ठीक है, सेकेंड केस भी हो गया। फिर है मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैटायन। अब कैटायन बहुत ज्यादा हो रहा था ना, अब क्या हुआ, यहाँ पर आपका क्या हो गया, कैटायन मिसिंग होगा भाई, आपके क्या होगा, कैटायन मिसिंग होगा। अब तक कैटायन ज्यादा हो रहा था ना दोनों केसेस के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। मान लिया कि यहाँ से कोई दो कैटायन अपनी जगह छोड़ के चले गए, माने ये वाला और ये वाला चला गया यहाँ पे, कितने की यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, दो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, कम हो गए। तो जब मेटल डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैटायन की वजह से, तो ये डिफेक्ट हमें दिखाई देता है FeO के अंदर, किसके अंदर, FeO के अंदर। ठीक है, अब आयरन हमें पता है दो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, +2 के अंदर भी और +3 के अंदर भी। जब +2 के अंदर होता है तो उसे हम फेरस बोलते हैं, और +3 के अंदर होता है तो फेरिक बोलते हैं। तो इस डिफेक्ट के अंदर मान ऐसे समझो पहले सिंपल कि मान लिया दो सोडियम चले जाएं और उसकी जगह पे सिर्फ एक मैग्नीशियम आ जाए, तो क्या चार्ज बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज पूरा करना था, दो की जगह पे एक लोते ने आके कर दिया। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर होता है, मान लिया कि मेरे पास 3 Fe2 पॉजिटिव वाले आयंस चले जाएं और उनकी जगह पर 2 Fe3 पॉजिटिव वाले आ जाएं, तो क्या चार्ज बैलेंस हो जाएगा, चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा, बट क्या है, 3 की जगह पे सिर्फ 2 आए, नंबर चेंज जरूर हो गया है। तो इस टाइप के डिफेक्ट हमें कौन शो करता है, FeO। यहाँ पर क्या होता है, आपका चार्ज बैलेंस हो जाता है, यानी कि अगर मान लिया 2 गए हैं तो उनकी जगह पे कोई 1 आ जाएगा, या 3 गए हैं तो उनकी जगह पे कोई 2 आ जाएगा चार्ज को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द कैटायन की वजह से। अब हमने स्ट्राइकोमेट्रिक पढ़ लिए, नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक पढ़ लिए, उसके अलावा भी कुछ इम्प्योरिटीज या कुछ डिफेक्ट्स का पोर्शन बचता है, जो कि क्या है कि मान लिया अगर हम बात करें, तीसरा हम मतलब की बात करें वहां पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट का छोटा सा टॉपिक और दे रखा है हमको। इसके अंदर मेन सेमीकंडक्टर्स का देखना होता है। मेटल के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि सेमीकंडक्टर के अंदर भी तो हम डोपिंग करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना हम, डोपिंग करना, डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी को ऐड करना। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर N और P टाइप के सेमीकंडक्टर हमारे बनते हैं, और N और P टाइप के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, देखो हमें पता है कि प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को इतने अच्छे से कंडक्ट नहीं करता, बट अगर हम उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ज्यादा हद तक करता है। तो इसी तरीके से ही सेमीकंडक्टर के अंदर अगर मान लिया प्योर वाले सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे 14th ग्रुप के होते हैं। ठीक है, 14th ग्रुप के होते हैं, यानी सिलिकॉन क्या है आपका, प्योर सेमीकंडक्टर है। मैं ज्यादा इसके बारे में इसमें नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिजिक्स के अंदर अपना टॉपिक है, केमिस्ट्री में कोई नहीं पूछता इसको इतना ज्यादा। तो अगर आपने इसके अंदर 13th ग्रुप की इंप्योरिटी डाल दी तो वो बन जाता है P टाइप का सेमीकंडक्टर। अगर हमने 15th ग्रुप की इंप्योरिटी को ऐड कर दिया तो वो हमारा बन जाता है N टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा आता है इंप्योरिटी डिफेक्ट सेमीकंडक्टर्स के अंदर। एक छोटा सा दे रखा है मेटल के अंदर भी और डिफेक्ट दे रखा है, यानी आपका मतलब प्योर मेटल है कोई, तो प्योर मेटल के अंदर जब हम क्या कर देते हैं, अलॉयज बना देते हैं, तो वो भी एक टाइप का इंप्योरिटी डिफेक्ट होता है। बहुत आपने क्या, प्योर गोल्ड है, गोल्ड के अंदर कोई ना कोई और कॉपर मिला दिया, सिल्वर मिला दिया, तो वो क्या हो गया, मेटल्स के अंदर एक तरीके का इंप्योरिटी डिफेक्ट होता है। तो मेटल से जब अलॉयज बना दिए जाते हैं तो वो भी एक टाइप का क्या होता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब आप डोपिंग कर देते हो 13th या 15th ग्रुप के एलिमेंट की, तो वो भी क्या होता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट होता है। ठीक है, एक और होता है हमारे पास, जैसे कि अभी तक तो मैंने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव चले गए थे, ऐसा मैंने बताया था ना। तीसरा एक और दे रखा है कि मान लिया सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, उसके अंदर भी इंप्योरिटी ऐड की जाती है। किसकी इंप्योरिटी मिलती है, सोडियम क्लोराइड के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी देखने को मिलती है। तो ये है आयनिक सॉलिड्स के अंदर एक इंप्योरिटी का डिफेक्ट। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा कि कोई हमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें करनी है, और न्यूमेरिकल्स का सेक्शन
लास्ट के अंदर हम रखेंगे। ओके